हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी। आज मैं आप लोगों के लिए पद्यखंड के जो जीवन परिचय हैं इम्पोर्टेंट, उनका वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें आपके जो पद्यखंड के राइटर हैं वो मैंने जो सिलेबस के अनुसार आपके लगे हुए हैं उनको मैंने लिखा हुआ है। ये जो आपके ये साहित्यिक परिचय हैं, ये इनकी शब्द लिमिट जो होती है बोर्ड में वो 80 शब्द से ये आपके अधिकतम नहीं होने चाहिए। इसमें प्लस रचनाएं भी जुड़ी रहती हैं, जिसमें आपका 3 नंबर का साहित्यिक परिचय और आपकी 2 नंबर की रचनाएं रहती हैं। और कौन कौन से राइटर आपके लगे हुए हैं? पहला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा सुमित्रा नंदन पंत, पांचवा महादेवी वर्मा, छठवां रामधारी सिंह दिनकर और सातवां सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, और शॉर्ट में हम कहते हैं इनको अज्ञे। तो ये आपके जो 7 राइटर हैं ये आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। आज मैं 2 जो आपके साहित्यिक परिचय हैं उन पर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आपको सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जो हैं उनका जीवन परिचय मैं आज पढ़ाऊंगी। मैथिली शरण गुप्त ये पहले आपके कवि मैंने लिए हुए हैं, जिनका साहित्यिक परिचय हम देखेंगे। जीवन परिचय तो सरल होता है, बट साहित्यिक परिचय थोड़ा सा टिपिकल रहता है। फिर भी आइए देखते हैं, मैंने सिंपल लिखने की कोशिश की हुई है। मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। बाल्यावस्था मतलब बचपन से ही, और काव्यात्मक प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति स्वभाव को कहते हैं, और काव्यात्मक मतलब जो पद्य में लेखनकार होता है, कवि बनने की जो अपार क्षमताएं होती हैं वो इनके अंदर विद्यमान थी। ठीक है, काव्यात्मक प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जो पद्य में हम लिखते हैं ना, उसकी जो प्रवृत्ति और स्वभाव इनमें बचपन से ही विद्यमान था। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। अल्पावस्था जो जब ये कम उम्र के थे तभी ये छोटी मोटी रचनाएं जो होती थी उनको करने लगे थे। आगे इनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति की भावना का स्वर मुखरित होता है, इसलिए इन्हें तत्कालीन विद्वानों ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। अब राष्ट्र कवि क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि इनकी रचनाओं में जितनी भी रचनाएं करते थे उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना दिखाई देती थी। आगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति मतलब प्रसिद्धि सन 1912 में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात मिलनी प्रारंभ हो गई। भारत भारती जब इनकी पब्लिश हुई थी तो उसी के बाद सब लोग इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से जानने लगे थे। आगे कृतियां देखते हैं, रचनाएं कहते हैं जिनको। गुप्त जी ने लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें भारत भारती, किसान, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, काबा और करबला आदि प्रमुख है। ठीक है, अब आपको इसमें से जो सिंपल लगती है रचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवटी ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। 2 साकेत ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी यशोधरा ये इंपॉर्टेंट, और नहुस इतनी तो आपको लिखना ही है। अगले दूसरे राइटर आप लोगों के जयशंकर प्रसाद मैंने लिए हैं। इनका साहित्यिक परिचय। महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। तो छायावादी युग का जब प्रारंभ हुआ तो उसके जन्मदाता किसको समझा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, सबसे पहला आपका भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, इसके बाद जब तीसरा युग आता है उसको हम छायावादी युग के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, इनकी प्रमुख रचना कामायनी एक कालजयी कृति है, और कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकाव्य है आधुनिक युग का। इनकी प्रमुख रचना कामायनी एक कालजयी कृति है। इसमें छायावादी काव्य की विशेषताओं का समावेश है। इसमें जो छायावादी काव्य है उसकी विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। ठीक है, प्रसाद कौन? जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने हिंदी काव्य जगत में क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी जो कामायनी कृति थी इसकी रचना करने के बाद इन्होंने हिंदी जगत में क्या क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी
क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो नए युग का सूत्रपात किया उसे किसके नाम से जाना जाता है? छायावादी युग के नाम से। और नए युग का प्रारंभ कैसे हुआ? जब इन्होंने कामायनी महाकाव्य की रचना की उसके बाद। कृतियां, इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। उपन्यास इनके इम्पोर्टेंट है, इनकी सारे इम्पोर्टेंट है रचना, कोई भी आपको मिस नहीं करना है। कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका उपन्यास है वो अपूर्ण है, ये उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बट ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है आपका, जो पद्यखंड के इतिहास से प्रश्न पूछ जाते हैं कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है जो अपूर्ण है, जिसको वो पूरा नहीं कर पाए, तो आपको इरावती में टिक लगाना है। अगला कहानी संग्रह इनकी छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो आपकी छाया और आंधी, इंद्रजाल, ये 3 कहानियां इंपॉर्टेंट है। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये भी आपके इम्पोर्टेंट नाटक है। ठीक है, निबंध इनका एक ही है, काव्य और कला, तो इसको आप नहीं छोड़ेंगे। तो जो चारों इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो मैंने इस तरीके से अंडरलाइन करके लिखी हुई हैं। आप इनकी रचनाओं को स्किप नहीं करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि इनकी रचनाओं से 5 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं पद्य साहित्य के इतिहास में, जो आपको प्रश्न पत्र में सेकंड क्वेश्चन मिलेगा।